हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। जेईई मेंस 2022 में जो भी इस चैप्टर के टफेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने जेईई मेंस 2024 के जनवरी और अप्रैल सेशन के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी प्लेलिस्ट वहां पर रखी गई है, जैसे कि जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है या फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को किस तरीके से अपने को अप्रोच करना चाहिए। इवन जेईई मेंस 2025 के लिए अपन एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखे, मिनी टेस्ट सीरीज के रूप में। उसमें जाके भी आप लोग बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अपने पास में दो यूनिट वेक्टर्स हैं, एक ए कैप है, बी कैप है, जिसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और उनसे रिलेटेड एक कंडीशन अपने को यहाँ पे दे रखा है। फिर बोला है कि थीटा जो कि ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है, उसकी वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में है, ना तो 0 इंक्लूडेड है ना पाई इंक्लूडेड है, उस सिचुएशन में अपने पास में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और अपने को इनको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। अब देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये वाली वैल्यू का रिलेशन अपन से पूछा है क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो अपन यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपने को जब स्क्वायर करेंगे तो थीटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो थीटा अपने को चाहिए, थीटा निकालने के लिए इसने ये वाली कंडीशन दे रखी। सिंस ये वैल्यूज बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, तो यही कंडीशन अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको एक सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, इसको एक सिंगल वेक्टर की तरह। तो अपने पास में पहले इसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी ये आ जाएगा, फिर प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2, यानी कि इसको डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए कैप प्लस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप क्रॉस बी, और ये सब वैल्यू 4 के इक्वल होगी। अब यहां पे देखो बॉक्स प्रोडक्ट का यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी सी का बॉक्स, जहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें कोई भी दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या फिर दो वेक्टर अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। वही चीज यहां पे अगर इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा, एक बार आएगा ए कैप का डॉट विद ए कैप क्रॉस बी क्रॉस, फिर यहाँ पे बी कैप का डॉट आएगा विद ए क्रॉस बी, जिसमें दोनों वेक्टर सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ये पूरा पूरा पोर्शन 0 में चला जाएगा। तो अपने पास केवल इतना बचा। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे दो वेक्टर्स, इसको अगर मान लो मैं ट्रीट करूंगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में आएगा प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, है ना, ए कैप का डॉट विद बी कैप, फिर प्लस में यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब सिंस ये यूनिट वेक्टर जिसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड 1 है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ। फिर प्लस में यहाँ पे ये वैल्यूज 1 है तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 अपने पास में आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में। कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 कॉस थीटा है प्लस 4 इंटू 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो राइट साइड में जाके 2 हो जाए। सबको राइट साइड में ले जाते हैं जिससे कि कॉस स्क्वायर वाली जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा वाली, वो अपने पास में पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 4, ये वाला प्लस 4 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 ये अपने पास में आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में कॉस थीटा माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, और जो मैंने 2 कॉस थीटा कॉमन लिया है उसके साथ दूसरी साइड में 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास में वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर
कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होगी। अब यहां पे 1 तो हो नहीं सकती। क्यों 1 नहीं हो सकती? क्योंकि 1 कब होगी? जब 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री तो इंक्लूड ही नहीं है, तो ये वाला केस होगा नहीं, तो अपने पास में केवल ये वाला केस होगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 अपने पास में आ रही। अब इसी चीज का यूज अपने को यहां पे करना है फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने में। जैसे ये वैल्यूज दे रखी है, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर किया तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस, डायरेक्टली कॉस थीटा लिख दे रहा हूं क्योंकि a डॉट बी को अपन यहां पे, सिंस ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो डायरेक्टली अपन यहां पे लिख दे रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू 1 1 होंगी, तो सीधा यहां पे सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहां पे आया 4, यहां पे 1 आया, यहां पे भी 1 आया, इसको मैं 1 - 1/2 लिख दे रहा हूं। 1/2 क्यों लिखेंगे इसको? अपन एक्चुअली में 1/4 लिखेंगे क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/4 हो जाएगा। ये अपने पास में आएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + 1, और यहां पे आएगा -2 × -12। अब बस अपने को यही देखना है कि दोनों वैल्यूज क्या इक्वल आ रही है। तो यहां पे 4 आया, यहां पे देखोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको होल स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये अपने पास में 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू 3 आ रही है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और इससे ये गया +1, यानी कि ये भी 3 आ रही है, जिसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो अपने को दे रखा है वो अपने पास में करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब अपने को दूसरा स्टेटमेंट देखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन 1/2 है। अब प्रोजेक्शन के बारे में अपने को क्या पता है? जिसका लिया जाता है, सबसे पहले तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में बात हो रही है उन दोनों का डॉट, और ऑन या अलोंग के बाद जो वेक्टर लिखा हुआ है, बाद में जो वेक्टर आता है उसका अपन मैग्नीट्यूड यहां पे लेते हैं। ऐसे भी काफी आसानी से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या आएगा? ए वेक्टर का डॉट, तो ए वेक्टर के साथ, जिसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां पे आ जाएगा ए डॉट बी, और नीचे की बात करोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो यहां पे अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कि यहां पे इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर किया तो यहां पे होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना? एक सेकेंड ना, इसको नीचे करता हूं थोड़ा सा। यहां पे अगर अपन इसको देख रहे हैं, जिसका मतलब अपने पास में क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर का डॉट इसके साथ में, तो जिसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये कैप है तो ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस थीटा। नीचे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दोनों इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, जिसका मतलब रूट यहाँ पे लगा देता हूं। रूट अगर अपन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप, ये अपने पास में वैल्यू आएगी, है ना? ये कहां से आ रही है अभी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी अपन ने लिखा था कि ए कैप का डॉट विद ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ये प्रोजेक्शन होगा। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 1 आ गया, 1 + 1 × 1 × -1/2, ये अपने पास में आएगा। नीचे की अगर बात करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 2 × यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, यानी कि -1/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -1 बचा, -1 और +1 कैंसिल कर देंगे, रूट के अंदर 1 बच रहा है, इसका मतलब नीचे के कोई मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर को अपन छोड़ सकते हैं। यहां पे अगर देखोगे तो अपने पास में एक्चुअली में यहां पे क्या आ रहा है? देखो 1 + 1 ये आएगा, है ना? तो इस वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये -1/2 आएगी, तो 1 - 1/2, जिसका मतलब 1/2 अपने पास में निकल के आ रहा है। और वही चीज यहाँ पे दे भी रखा है स्टेटमेंट सेकंड में, जिसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली जेईई मेंस के एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, जहां पे स्टेटमेंट वगैरह दे रखे होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा गया था। यहाँ पे क्या बोला कि अब हमारे पास में ए बी सी एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को वेक्टर फॉर्म में इसने दे रखा है। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, सी का नहीं दिया है, और बी डॉट सी की वैल्यू भी दे रखी है। फिर उसके बाद दो स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे दिए हुए। तो अपन सबसे पहले अगर मान लो इसको एकदम बेसिक तरीके से बनाना चाहेंगे तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन अपन यहाँ पे कर देते हैं,
है ना। इस तरीके से मान लो अपने पास में कोई ट्राइंगल है, यहाँ से ए वर्टेक्स है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी वैक्टर जो है, यानी कि ए बी वैक्टर ये वाला वैक्टर हो गया, ये सी वैक्टर के बराबर है, बी सी वैक्टर एक्चुअली में ए वैक्टर के बराबर है, और सी ए वैक्टर यानी कि ये वाला ये बी वैक्टर के बराबर। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन चले, लूप लॉ वेक्टर का अगर अपन लगाएं, तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। अब इस कंडीशन का यूज अपने को करना है। अब देखो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में अपने को ये दे रखा। अब इसमें एक चीज देखो कि क्रॉस के बाद बी वेक्टर यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना, और बीच में प्लस लगा है। तो अगर मान लो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो मैं वापस से वहीं पहुंच जाऊंगा जो वहां पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है माइनस सी वैक्टर, इसकी वैल्यू अपन निकाल ले। अब देखो अभी अपन ने ये वाली इक्वेशन निकाली है, यहां से अपन बोल भी सकते हैं कि a प्लस बी जो है एक्चुअली में माइनस बी वैक्टर के बराबर होगा। तो यहां पे माइनस बी वैक्टर आ जाएगा, माइनस बी का माइनस बी के साथ क्रॉस माइनस सी वैक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर हम उस खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो अल्टीमेटली अपने पास में यहाँ पे आ रहा है माइनस सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अपने को अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा तो अपने काम हो जाएगा। यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, सिंस अपने को बी डॉट सी दे रखा है तो इसी इक्वेशन पे आ जाओ, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता, चलो येलो से ही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन देखो बी डॉट सी दे रखा है, तो ऐसा करते हैं बी प्लस सी वैक्टर को एक साथ ले लो, माइनस ए वैक्टर को दूसरी साइड ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे दोनों साइड अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर तो उसका होल स्क्वायर भी बराबर होगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी एक्चुअली में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वैल्यूज डाल दो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2√3 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा, प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको निकालना है, ट्वाइस इंटू बी डॉट सी की वैल्यू इसने 12 दे रखी है। और ए वेक्टर की अगर बात करोगे तो अपने पास में देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 36 × 2 यानी कि 72। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपने पास में आएगा 72 माइनस ये हो गया 24 12, तो यानी कि 12 36 हो गया। तो 72 में से 36 गया तो 36 बचा, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ये है अपने पास में -6 आ जाएगा, जो कि जो यहाँ पे वैल्यू दे रखे इसके बराबर तो है नहीं, जिसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में एक्चुअली में एंगल के बारे में बात करें। एंगल कौन सा, एंगल यहाँ पे दे रखा है ए बी सी एंगल, यानी कि ए बी सी एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल पूछा है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। अब देखो वेक्टर्स में हम एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स में टेल को टेल से कनेक्ट करते हैं तभी जाके एंगल बनेगा, और वेक्टर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसका मतलब ये जो सी वेक्टर है इसको मैं खिसका के थोड़ा आगे तक ले जा सकता हूं, ये मेरे पास सी वेक्टर हो जाएगा। और जब भी मैं ए डॉट सी निकालूंगा तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एक्चुअली में ये वाला एंगल मेरे को निकल के आएगा, बट मेरे को चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल, यानी कि अल्फा। अल्फा एक्चुअली में क्या है, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं पाई माइनस ए और सी के बीच का एंगल, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन का यूज अभी अपने को करना है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट में अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि हमको क्वेश्चन में बोला है, एक सेकेंड, हमको क्वेश्चन में बोला है एंगल ए बी सी जो कि एक्चुअली में बराबर होगा पाई माइनस अल्फा के, ठीक है। एक्चुअली पाई माइनस ए वेक्टर और सी वेक्टर के एंगल के, ये तो अल्फा अपन ने माना ही है, ठीक है। ये वाला चीज चाहिए अपने को। अब देखो अब अपने पास में क्या इंफॉर्मेशन है उसी का अपन यूज कर लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पे देखो कोई भी चीज का यूज कर सकते हो अपन, जैसे कि ए सी और बी वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए और सी को एक साथ ले लो और बी वेक्टर को दूसरी साइड ले लो। जब अपन ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं और होल स्क्वायर भी कर देते हैं। तो अब अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट सी, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। और
दूसरी साइड की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चाहो तो इस वाले प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां से थोड़ी देखो, यहां से अल्टीमेटली ए डॉट सी निकालेंगे, फिर ए वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे। बट मैं बोल रहा हूं ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। इससे अपन आसान अप्रोच भी लगा सकते हैं। इससे आसान अप्रोच क्या है, जैसे ए प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वैक्टर है। बी डॉट सी मेरे को दे रखा है, मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, पूरी पूरी इक्वेशन को सी वैक्टर के साथ डॉट कर सकता हूं। जब सी वेक्टर के साथ मैंने डॉट किया तो मेरे पास में यहां पे आएगा ए डॉट सी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी डॉट सी। अब देखो ए डॉट सी हमको निकालना है, तो माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी की वैल्यू इसने दे रखी है तो -12, माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास में कितना आया था, इसका स्क्वायर जो है वो 36 अपने पास में निकल के आ रहा था, तो -36 यानी कि -48 अपने पास में ए डॉट सी आ गया, तुरंत आ गया। अब अपने को अगर मान लो एंगल चाहिए तो अपन यहाँ पे उसको एंगल को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ए और सी के बीच का जो एंगल है इसको थीटा बोल दे रहा हूँ। कॉस थीटा अपने पास में क्या आ जाएगा, दो ए डॉट सी डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6√2 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो कॉस थीटा मेरे पास में एक्चुअली में -4/3√2 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कॉस ऑफ ए बी सी, है ना। तो थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा, जैसे यहां पे इसकी जगह अगर मान लो मैं थीटा लिख दूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू -4/√3। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ए बी सी एक्चुअली में -4/3√2, यानी कि कॉस ऑफ ए बी सी अपने पास में आ रहा है 4/3√2। अब चाहो तो एंगल एबीसी कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू के बराबर होगा, बट ये तो दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट अपने यहाँ पे गलत हैं, जिसकी वजह से डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ना, जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है। क्या बोला है, अपने को बोला है कि अपने पास में ए वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है बी क्रॉस सी अगर ए वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इसमें से कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, चाहे 1 2 3 से 10 तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर हो सकती है, इंटीजर फॉर्म में ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा हुआ है। इस तरीके से बस क्वेश्चन में हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका देखो, एकदम बेसिक वाला अप्रोच अगर मान लो मेरे को लगाना, कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बी वेक्टर कुछ भी मान लेता हूँ, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेते हैं। तो जैसे ये बोल रहा है बी क्रॉस सी, तो आई जे और के, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, और सी वेक्टर क्या है 2 - 3 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप के साथ में क्या आएगा, यहां पे आएगा 2y + 3z प्लस जे कैप, जे कैप के साथ जो माइनस था उसको मैं अंदर ही ले जा रहा हूं, जैसे कि यहां पे जे कैप के साथ आएगा 2x - 2z, लेकिन माइनस की वजह से 2z - 2x हो जाएगा। फिर के कैप के साथ देख लो, के कैप के साथ देखोगे तो यहां पे क्या आएगा -3x - 2y। अब ये वैल्यू एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर के बराबर है, जिसका मतलब आई कैप का जो कोफिशिएंट है आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर होगा, और जे कैप वाला कोफिशिएंट जे को यहां पे जो कोफिशिएंट उसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, जिसका मतलब अपने पास अल्टीमेटली 3 इक्वेशंस आएंगी, जैसे 2y + 3z = 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2z - 2x = 1 आ जाएगा, -3x - 2y = -1 आएगा। इसको मैं सिंपली माइनस माइनस से हटा देता हूं, तो 3x + 2y = 1। ये अपने पास में इक्वेशंस आ रही। अब अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो 1 2 3 तीनों इक्वेशंस मान लेते हैं। मैं यहां पे 3 में से 1 को हटा देता हूं। 3 में से अगर मान लो मैं 1 को हटाया तो मेरे पास में यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखो, यहां पे 2y है, यहां पे 2y है, ये खत्म हो जाएगा। 3 में से हटा रहे हैं तो 3x यहां पे बचा, -3z यहां पे बचा, ये 0 हो गया, यानी कि x और z बराबर है। अब अगर x और z मेरे पास में वैल्यूज बराबर हैं तो ये सेकंड वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड वाली इक्वेशन में अगर करोगे तो 0 = 1 आ जाएगा। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता।
जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बी क्रॉस सी इक्वल टू ए वाला जो सिनेरियो है कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, जिसका मतलब ऐसा कोई बी वेक्टर होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ बी वेक्टर्स अपने पास में 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच ये है कि जैसे बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर है, अगर ऐसा है तो यहां पे कोई भी बी वेक्टर ऐसे होगा, कोई भी सी वेक्टर ऐसे होगा, और बी क्रॉस सी इस तरीके से आता है। बी क्रॉस सी के बारे में ऑब्वियस सी बात है, अपने को ये पता है कि बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। अब ये अगर ए वेक्टर के बराबर है ना, तो ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए वेक्टर एक्चुअली में बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, उसके साथ साथ ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा। अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट सी की वैल्यू 0 होगी। अब मैं केवल इसी वैल्यू पे क्यों फोकस किया हूं, क्योंकि ए वेक्टर सी वेक्टर मेरे को दे रखा है। ठीक है, तो ए डॉट सी कर लो। ए डॉट सी अगर करोगे तो 2 - 3 - 2, ये 2 से 2 गए तो -3 आ रहा है, ये तो कभी 0 के बराबर है ही नहीं, जिसका मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मतलब यहां पे नंबर ऑफ बी वेक्टर्स इस तरीके के केस वाले 0 अपने पास में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर अपन करें तो अपने पास में क्या बोला है, हमारे पास में एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 दे रखा है, फिर बोला है, फिर अपने पास में एक बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जहां पे एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ ले रखी हैं, जैसे आगे चल के जो बोल रहा है उसमें, है ना, बी वेक्टर इसको फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो कुछ भी रियल नंबर्स हो सकती हैं, बट 0 नहीं हो सकती, है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। फिर क्या बोला है कि फिर ये वेक्टर एक्चुअली में परपेंडिकुलर है इस वाले वेक्टर के, तो अपने को ये बताना है। अब देखो, ये बताने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर का डॉट विद 6y ए वेक्टर -18x बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, यही है परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे क्या आएगा, 6xy ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। फिर माइनस में यहां पे आ जाएगा 18x² ए डॉट बी, फिर यहां पे y वाले से कर दो तो यहां पे आएगा 6y², और यहां पे आएगा बी डॉट ए, चाहे तो ए डॉट बी लिख दो या बी डॉट ए लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। माइनस यहां पे आ जाएगा 18xy बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये सब इक्वल टू 0 है, ऐसा अपने को बोला जा रहा है। तो अब यहां पे देखो, टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन ही आ रहा है, यानी कि 6xy को अगर मैं कॉमन लिया तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -3 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है। फिर इधर आ जाओ, यहां पे अब अपन क्या करते हैं, ए डॉट बी को कॉमन ले लो। ए डॉट बी अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा, 6y² -18x²। चाहो तो 6 को भी कॉमन ले लेते हैं, चलो 6 को भी कॉमन ले लो। 6 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या है, y² -3x² इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये वैल्यू सब 0 है। ठीक है, अब देखो जो यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी थी, क्या बोल रहा है कि x और y 0 नहीं हो सकते, x और y 0 नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये वाली टर्म 0 नहीं है, सिमिलरली ये वाली टर्म भी 0 नहीं है। और ये दोनों टर्म अगर 0 नहीं है और पूरी इक्वेशन अगर 0 है तो इस वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये वाली वैल्यू जो दे रखे इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे कि a² -3b² इक्वल टू 0 होगा, एंड यहां पे और नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो और आता तो अपन यहां पे बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाला पोर्शन हो जाए 0, सेकंड वाला अगर नहीं होगा तो भी अपना काम चल जाए। वो नहीं चलेगा, क्योंकि राइट साइड में इक्वल टू 0 अपने को लेके आना, वो तभी आएगा जब दोनों कंडीशन एक साथ चलेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। अब देखो, अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब अपने को ए क्रॉस बी वाली वैल्यूज निकालनी है। ए क्रॉस बी वाली वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने पास में कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर एक्चुअली में a²b² के बराबर होता है। और अभी अपने को यहां से पता चला है कि ए डॉट बी हमारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² इंटू यहां पे आ जाएगा b² की जगह। देखो यहां से डायरेक्टली चलो b² के मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, a²/3, इस वैल्यू को यहां पे डाल दो तो ये a²/3 हो जाएगा। ये एक्चुअली में a क्रॉस b का होल स्क्वायर है, तो a क्रॉस b अपने को क्वेश्चन में पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा,
इसका स्क्वायर बाई √3, इसका स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड 9 दे रखा है तो स्क्वायर हो गया 81, यहाँ पे आ गया √3। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये नीचे बन जाएगा 3 से इसको काटोगे 27 तो यहाँ पे आएगा 27√3, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोल, वैसे देखा जाए तो देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये थे, बट होपफुली आपको काफी ज्यादा आसान भी लग रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए बी सी अपने पास में 3 वेक्टर्स हैं, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। फिर ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन दी हुई है और ये वैल्यू इसके बराबर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, गलत ही क्वेश्चन था। यहाँ पे एक्चुअली में 36 आता है, तब जाके क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा था, अल्फा की वैल्यू पूछा है। अब देखो, जैसा अभी अपन ने नंबर ऑफ बी वेक्टर्स वाले क्वेश्चन में किया कि अगर ऐसा होता है तो अपने पास में ये वाली कंडीशन निकल के आती है, वही सेम कंसेप्ट अपन यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ऐसा है कि a क्रॉस b इक्वल टू 4c वेक्टर है, तो मैं यहां पे पहली वाली कंडीशन से क्या बोल सकता हूं कि a वेक्टर का डॉट, या फिर ऐसा बोल लो a वेक्टर c वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा एंड b वेक्टर c वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये पहले वाला केस हो गया। दूसरे वाले केस से अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि b वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा एंड c वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही थर्ड वाले केस से हम क्या बोल सकते हैं, c वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो तीनों के इन इक्वेशंस को देख के अपन ऐसा बोल सकते हैं कि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर तीनों के तीनों एक्चुअली में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपने पास में निकल के आ गए। अब देखो, अब एक एक कंडीशन को अपन लेके चलते हैं। जैसे पहला वाला कंडीशन है, इससे अपने पास में क्या आ रहा है कि a क्रॉस b को अगर खोलोगे तो ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 4c वेक्टर के बराबर हो जाए, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अब यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा को अपन हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला रिलेशन ला सकते हैं। ऐसे ही अगले वाले को सीधा सीधा कॉपी कर लो, क्या कि b वेक्टर c वेक्टर इज इक्वल टू 9 ऑफ a वेक्टर, ठीक है। थर्ड वाले को c वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा b वेक्टर। ये अपने पास में 3 इक्वेशंस आ रही हैं, बस अपने को इनको सिंप्लीफाई करना है और ए बी सी की ये वाली कंडीशन भी अपन आगे चल के अप्लाई करेंगे। देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो इनमें 1/2 कर दूं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से अगर डिवाइड करूंगा तो a वेक्टर यहां पे बचेगा, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे बचेगा और 4/9 के साथ में c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई a वेक्टर का, है ना। मतलब ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ये है, इसको इधर लेके आओगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a/c का होल स्क्वायर जो हो रहा था, है ना, इसको होल स्क्वायर को अपन 4/9 के बराबर कर देते हैं, तो a वेक्टर डिवाइड बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2/3, या फिर चाहो तो c वेक्टर को कन्वर्ट करके लिख दो 3/2 a वेक्टर। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर मान लो मैं यहां पे बोल देता हूं, मान लेता हूं कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है, तो मेरे को c वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया 3/2x। बी वेक्टर की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये वाली, इसी का यूज हम यहां पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो यहां पे हम एक्चुअली में, हाँ यहां पे चल रहे थे, यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ए वेक्टर अपने को पता ही है, एक्स अभी अपन ने माना है, ये बी हो गया, है ना। और यहां पे क्या है, सी की बात करोगे तो 4 इंटू ये 3/2 इंटू एक्स के बराबर है, तो इस x से x कैंसिल हो गया, इससे ये 2 आ गया, तो यानी कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास में 6 के बराबर आ गया है। अब अगर मान लो ये वैल्यू 6 के बराबर मेरे पास में आ चुकी है, तो अब जो अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसमें इसको अप्लाई कर देते हैं, यानी कि x प्लस 6 प्लस 3/2 x इज इक्वल टू 36। तो यहां पे 5/2x, पहले इन दोनों को अपन एक साथ कर दिए, 6 को उधर ले गए तो ये 30 बचा, तो 5 से इसको काटे, ये 6 बचा, तो x की वैल्यू अपने पास में 12 आ गई, जिसका मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 आ गया, तो b वेक्टर का तो 6 ही है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे 3/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही अपने पास में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में देखो अब तो काफी आसानी से हो ही जाएगा। थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाओ, थर्ड वाली इक्वेशन में सीधा अल्फा की वैल्यू अपने को निकालना है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी वेक्टर।
तो यहाँ पे सी वेक्टर अपने पास में 18 है, ये 12 है और ये 6 है, तो ये ये 2 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 36 और यही इस क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3D का कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला, अपने पास में ए वेक्टर दिया हुआ है और फिर बोला है कि ये एक्चुअली में इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। जब भी कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाता है तो अपने को पता है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1/√3 1/√3 1/√3। सिंस इसके बारे में बोला नहीं है कि यूनिट वेक्टर होगा तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, है ना। ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए तो इसके डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकते हैं जिसको अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, λ/√3 λ/√3 λ/√3। तीनों वैल्यूज माइनस में भी हो सकती हैं बट अपन प्लस वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा λ/√3 i कैप प्लस λ/√3 j कैप प्लस λ/√3 k कैप, ये अपने पास में आएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म को एक तरीका और होता है लिखने का कि इस तरीके से λ/√3 λ/√3 λ/√3। अब ये एक्चुअली में पॉइंट जैसा होगा जैसे अपन जनरली पॉइंट्स को लिखते थे, बस ऐसा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाना रहता है। इससे क्या है कि अब ये देखने में थोड़ा सा आसान टाइप का अपने को लगेगा, थोड़ा कम टाइम भी लगेगा आई कैप जे कैप के कैप वगैरह लिखने के बजाय। अब देखो, अब अपने को क्या बोला, अपने को बोला कि अगर अब इस ए वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो एक्चुअली में वो 7 आता है। तो अपने को प्रोजेक्शन के बारे में क्या पता है कि यहाँ पे λ/√3 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 का डॉट कर दो 3, 4, 0 के साथ और डिवाइड कर दो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उस पर रूट, यानी कि सीधा सीधा 5, ये 7 के बराबर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 λ/√3 प्लस 4 λ/√3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 λ/√3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, 7 से गया 7, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5√3। तो अब अपने पास में ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर अगर निकालोगे तो 5√3/√3 करोगे तो 5 5 5 5 5 5 ये अपने पास में आएगा। चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, ये अपने पास में वेक्टर अभी आ चुका है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास में एक और वेक्टर भी, वो वेक्टर एक्चुअली में जब ए वेक्टर को मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो मेरे को मिलता है, जिसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का पहले तो मैग्नीट्यूड बराबर है, दूसरा कि जो नया वेक्टर बन के आया और ए वेक्टर जो पुराना है उन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। फिर क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर और एक्स एक्सिस जो है कोप्लेनर है। जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के टर्म में अपन लिख सकते हैं। सिंस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आई कैप होती है, तो ये बी वेक्टर अपन ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब अपने को एक्चुअली में यहाँ पे बी वेक्टर ही निकालना है, क्योंकि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकालना, वो क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब बी वेक्टर अपने को पता चलेगा। अब बी वेक्टर निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये इक्वेशन अपने को मिल गई है तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसका ए वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ए डॉट भी मेरे को पता है तो ए डॉट भी आ जाएगा अल्फा इंटू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा इंटू अल्फा ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट करोगे, सिंस ये है तो 5 आएगा, ठीक है। 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप का डॉट आई कैप के साथ करोगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और अब देखो ये वैल्यू 0 के बराबर है यहाँ पे अल्फा, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 25 25 75 की आ जाएगा, रूट इस पे है नहीं, प्लस 5 बीटा लिख दो इसको, है ना। ये अपने पास में रिलेशन आ रहा है, तो यहां से अपन बीटा और अल्फा का एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं चाहे तो। यहां से अगर अपन निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू -75/5 अल्फा, यानी कि -15 अल्फा, ये अपने पास में बीटा की वैल्यू आ रही। अब बात करते हैं इसी इक्वेशन पे, है ना। इस इक्वेशन में अपन बी वेक्टर पे चलते हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, है ना, अल्फा टाइम्स 5 5 5, ये ए वेक्टर हो गया, माइनस बीटा की वैल्यू -15 अल्फा है, और यहाँ पे 1,0,0, ये अपने पास में आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या आएगा 5 अल्फा -15 अल्फा, और फिर 5 अल्फा -0, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ,
5 अल्फा माइनस 0, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अपने पास में आ रहा है -10 अल्फा, 5 अल्फा और 5 अल्फा, ये अपने पास में बी वेक्टर की वैल्यू। अब लेकिन अभी पूरा तरीके अच्छी तरीके से वेक्टर आया नहीं, क्योंकि अल्फा अभी भी मिसिंग है। तो उसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी बराबर होगा। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो हमको पता है 75 है, बी वेक्टर का निकाल लो, ये कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 150 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 75 डिवाइड बाई 150, जिसका मतलब 1/2 अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 अपने पास में आ जाएगी। अब चाहे प्लस ले लो माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी वेक्टर के बारे में एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं। बी वेक्टर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे माइनस, देखो यहाँ पे 5 अल्फा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो -2,1,1 ये भी लिख सकता हूँ। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अगर है और ये प्लस माइनस में आ रहा है तो वैल्यू माइनस प्लस में हो जाएगी 5/√2, और यहाँ पे आएगा -2, 1 और 1, ये अपने पास में बी वेक्टर आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि अब 3i + 4j के साथ इसका डॉट अपने को करना है, तो -5/√2, माइनस प्लस में है ये वैल्यू, -2, 1, 1, इसका डॉट अपने को 3,4,0 के साथ करना है, और नीचे तो अभी भी 5 ही आएगा। इस 5 से इस 5 को निपटा देते हैं। तो अभी देखो माइनस प्लस में अगर बात करोगे तो अब अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -6, देखो ये 1/√2 तो ये तो आ ही गया, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +4, तो अपने पास में आ रहा है माइनस, ये एक्चुअली में माइनस प्लस है, माइनस प्लस है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे के सारे आउटपुट पॉजिटिव में दे रखे हैं, सीधा पॉजिटिव भी लोगे तो भी हो गया है ना, 1/√2, और यहाँ पे बात करोगे तो -2, तो ये माइनस प्लस जो है एक्चुअली में प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाई √2, यानी कि प्लस माइनस √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे होते तो +√2 और -√2, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए, बट सिंस यहाँ पे केवल और केवल +√2 दे रखा, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जेईई मेंस 2022 में जो टफेस्ट क्वेश्चंस आए थे उन सबको अपन ने डील किया। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी अपन डील कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।